गुड मॉर्निंग बच्चों। बीए पार्ट 1 ज्योग्राफी की आज की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और वो है ग्लेशियर, हिमानी। बच्चों, ग्लेशियर्स के बारे में हम सब परिचित हैं। ग्लेशियर या हिमानी जो है हिमनद, धीमी गति से बहने वाली हिम या बर्फ की एक नदी है। बच्चों, ऊंचे पर्वतों में बनने वाली हिमानियाँ लंबी और तंग होती हैं क्योंकि वे किसी पूर्ववर्ती नदी की घाटी में बनती हैं। इसीलिए बच्चों हम इन्हें घाटी हिमानी या वैली ग्लेशियर भी कहते हैं। आपने भारत के सबसे बड़े ग्लेशियर के बारे में सुना होगा जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में अवस्थित है और उसका नाम है सियाचिन ग्लेशियर। बच्चों, 72 किलोमीटर लंबा है ये और भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर कहलाता है। तो बच्चों, ये जो ग्लेशियर्स हैं, ये ग्लेशियर्स पर्वतीय क्षेत्रों से लेकर समुद्र तली जो है, समुद्र तट है, उस तक पाए जाते हैं। पर्वतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में वह रेखा जिसके ऊपर वर्ष भर हिम का आवरण रहता है और बर्फ पूर्णतया कभी भी नहीं पिघलती, उसे हम हिम रेखा कहते हैं। स्नो लाइन जिसे की हम बात कर रहे हैं, स्नो लाइन या हिम रेखा जो है वो ऐसी रेखा है जिसके ऊपर पर्वतीय और ध्रुवीय क्षेत्रों में हमेशा बर्फ का आवरण रहता है। बच्चों, हिम रेखा जो है वो उसमें ऋतु के अनुसार परिवर्तन भी पाए जाते हैं और भूमध्य रेखा से यदि हम ध्रुवों की तरफ चलेंगे, यदि हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो हिम रेखा की ऊंचाई जो है वो घटती है। ध्रुवीय क्षेत्र जो है वहाँ पर हिम रेखा की ऊंचाई लगभग समुद्र तल पे होती है, जबकि भूमध्य रेखा जो है, इक्वेटर है, इस पर हिम रेखा लगभग 6000 मीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है। बच्चों, हिमानी जो है, ग्लेशियर्स है, वो स्टेबल नहीं होते बल्कि क्या करते हैं, मूव करते हैं। पर्वतीय क्षेत्रों से हिमानियाँ जो है, ग्लेशियर्स जो हैं, वो मूव करके और पर्वतीय घाटियों की तरफ चलते हैं और ऐसा ग्रेविटी के कारण होता है, गुरुत्वाकर्षण के कारण होता है। तो जो हिमानियाँ हैं वो जब मूव करती, जब चलती हैं तो दो प्रकार की स्थलाकृतियाँ बनाती हैं, अपरदनात्मक और निक्षेपात्मक, इरोजनल और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म्स। सबसे पहले हम इरोजनल या अपरदनात्मक स्थल रूपों के बारे में चर्चा करेंगे। ये जो स्लाइड है, इस स्लाइड में आप अपरदनात्मक स्थल रूप देख सकते हैं। बच्चों, अपरदनात्मक स्थल रूपों में सबसे पहला जो स्थल रूप है वो है यू आकार की घाटी, यू शेप वैली। बच्चों, पर्वतीय क्षेत्रों में पहले से ही जो वी आकार की घाटी होती है, उस नदी घाटी, वी आकार की नदी घाटी में हिमानी जो है, ग्लेशियर जो है, वो लंबवत अपर्दन करके, वर्टिकल इरोजन करके उस घाटी को यू आकार की घाटी में परिवर्तित कर देता है। ऐसी घाटियों को हम यू आकार की घाटी कहते हैं। इसके पश्चात दूसरी प्रमुख स्थलाकृति है निलंबित घाटी या लटकती घाटी, हैंगिंग वैली जिसे हम कहते हैं। बच्चों, जब किसी मुख्य हिमनद से कोई सहायक नदी या सहायक हिमनद आकर मिलता है तो सहायक हिमनद जो है, हेल्पिंग रिवर जो है, उस हिमनद या उस हेल्पिंग रिवर का जो ग्लेशियर होता है, उसकी घाटी जो है, मुख्य जो हिमानी है, मेन जो ग्लेशियर है, उसके ऊपर लटकती सी प्रतीत होती है, जिसे हम लटकती घाटी या हैंगिंग वैली कहते हैं। तो हैंगिंग वैली जो है वो मुख्य जो नदी घाटी है या मुख्य जो ग्लेशियर वाली घाटी है, उस ग्लेशियर वाली घाटी पर सहायक नदी घाटी की जो ग्लेशियर हैं वो लटकता हुआ दिखता है और उसे ही हम हैंगिंग वैली कहते हैं। एक प्रमुख स्थलाकृति तीसरी जिसकी हम चर्चा करें वो है बच्चों हिम गह्वर या सर्क। ये सर्क जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थलाकृति है और बच्चों एक आराम कुर्सी की आकृति है, आर्म चेयर जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं। बच्चों, जब किसी पर्वतीय भाग से हिमानियाँ पीछे की तरफ हटती हैं तो वहाँ आराम कुर्सी की तरह की एक आकृति बन जाती है जिसे हम सर्क या हिम गह्वर कहते हैं। इस स्लाइड में आप ऊपर की तरफ लेफ्ट में ऐसा चित्र और नीचे की तरफ लेफ्ट में आप ऐसा चित्र देख सकते हैं। इसके पश्चात बच्चों एरेट या अरेटे जिसे हम कहते हैं, उसकी हम बात करते हैं। ARETE, अरेटे जो है वो किसी पर्वत के दोनों ओर सर्क के विकसित होने से मध्य का जो भाग है वो अपर्दित होकर नुकीला हो जाता है, जिसे हम एरेट या एरेटे कहते हैं। इस स्लाइड में आप नीचे की तरफ लेफ्ट में जो चित्र है वो आप एरेट का चित्र जो है आप देख सकते हैं। इसके पश्चात बच्चों है ग्रीष्रंग या हॉर्न। गिरीश रंग या हॉर्न का चित्र भी आप देख सकते हैं लेफ्ट में।
जब किसी पर्वतीय भाग के चारों ओर सर्प बन जाते हैं तो बीच का नुकीला भाग जो है वो शीर्ष भाग जो है वो हॉर्न कहलाता है। एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बच्चों इसका, स्विट्जरलैंड का मैटरहॉर्न जो है विश्व प्रसिद्ध है। इसके पश्चात बच्चों नेक्स्ट जो स्थलाकृति है वो है नूनाटक। नूनाटक किसी पर्वतीय भाग में हिमाच्छादन के बावजूद चट्टानों के जो निकले हुए ऊंचे नुकीले टीले होते हैं उसको हम सामान्यतया नूनाटक कहते हैं। बच्चों अब नेक्स्ट स्थलाकृति जो है वो है भेड़शिला, जिसको हम अंग्रेजी में रोश मूटोने कहते हैं। ये जो रोश मूटोने है, ये भेड़शिला या भेड़ पीठ जो है वो हिमानी के मार्ग में जब कोई बड़ी ऊंची चट्टान आकृति जो है वो अवरोधक के रूप में आ जाती है तो हिमानी उसके ऊपर से बहने लगती है तथा चढ़ते समय वो अपघर्षण के कारण इसे मंद और चिकना कर देती है। यानी जब हिमानी उस बीच के जो पर्वत पठार जो चट्टानी टुकड़े होता है उसके ऊपर चढ़ता है तो उसको चढ़ते हुए ढाल की तरफ से उसको चिकना कर देता है, किंतु उसका जो विपरीत दिशा का जो ढाल होता है जिस पर हिमानी उतरती है तो वहाँ पर तोड़फोड़ अधिक करती है, इसलिए तीव्र और ऊबड़ जो ढाल है वो बना देती है। ऐसे चट्टानी टीले जो है बच्चों दूर से देखने पर भेड़ की पीठ के समान दिखाई देते हैं, इसलिए हम भेड़ पीठ शिला या इसको रोश मूटोने कहते हैं। इसके पश्चात बच्चों हम निक्षेपात्मक स्थल रूपों के बारे में बात करते हैं, और निक्षेपात्मक स्थल रूप जो है उसमें मुख्य रूप से हिमोड या मोरेन्स होते हैं। बच्चों हिमानियों द्वारा अपरदित और परिवहित पदार्थों का जो निक्षेप है उसे ही हम क्या कहते हैं, हिमोड या मोरेन कहते हैं। ये प्रायः बच्चों उन्हीं स्थानों पर होता है जहाँ पर हिमानियाँ पिघल कर जल में परिवर्तित होने लगती है। इस चित्र में आप हिमोड जो है वो देख सकते हैं, दोनों किनारों का जो हिमोड है, हिमानी के किनारों का हिमोड उसको हम पार्श्विक हिमोड कहते हैं, मध्य वाले भाग के हिमोड को मध्यस्थ हिमोड कहते हैं, और जब हिमानी पिघल जाती है तो उसका अंत में जो पिघला हुआ जो रूप होता है उसको हम अंतस्थ हिमोड कहते हैं। बच्चों ऐसी ही एक स्थलाकृति है जिसको हम कहते हैं ड्रमलिन। जब हिमानियाँ जो हैं उसका जो तलस्थ हिमोड अंतिम तलस्थ हिमोड जो है वो थोड़े समय के लिए गुंबदाकार टीलों के रूप में जमा हो जाता है उसका, तो ऐसे गुंबदाकार टीलों को हम ड्रमलिन कहते हैं, और इनका आकार बच्चों उल्टी नौका के समान होता है। इसके पश्चात नेक्स्ट स्थलाकृति जो है वो है अपक्षेप मैदान, आउटवॉश प्लेन। बच्चों हिमानी जब पिघल जाती है तो उसका जो हिमजल होता है उसके प्रवाहित होने से जो उसके साथ मलबा आता है जिसे हम हिमोड कहते हैं, वो मलबा एक चादर की भांति काफ़ी बड़े क्षेत्र पर फैल जाता है और एक मैदान का निर्माण करता है जिसे हम हिमानी अवधोत या हिमानी का अपक्षेप मैदान या आउटवॉश प्लेन कहते हैं। और बच्चों इसी मैदान में धाराएं जो हैं उसके द्वारा निर्मित जो छोटे छोटे खंडों की जो छोटी मोटी जो पहाड़ियाँ होती हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं, उसको हम एस्कर या मृदु कटक भी कहते हैं। इसी में बच्चों केम, केटिल, हमक आदि स्थलाकृतियाँ भी पाई जाती हैं, जिसमें आप इस चित्र में आप देख सकते हैं, नीचे का वाला जो चित्र है उसमें आप इस चीज़ को देख सकते हैं। बच्चों अंत में हिमानी जो है, ग्लेशियर्स जो हैं, उसका जो हिमानी अपरदन चक्र होता है, जैसे नदी अपरदन चक्र होता है वैसे ही हिमानी जो है उसका भी अपरदन चक्र होता है। अर्थात हिमानियाँ जो है वो उसकी उत्पत्ति होती है, वो युवावस्था को प्राप्त करती है, प्रौढ़ावस्था को प्राप्त करती है और अंत में समाप्त हो जाती हैं। तो हिमानी का जो अपरदन चक्र है जिसे हम हिमानी अपरदन चक्र कहते हैं, ऐसे एक परिहिमानी अपरदन चक्र है। तो परिहिमानी अपरदन चक्र जो है उसको पेल्टियर महोदय जो है उसने उसका प्रतिपादन किया था। जो पेल्टियर महोदय जो है वो परिहिमानी चक्र के प्रतिपादक भी कहलाते हैं। तो बच्चों ये हिमानी जो से संबंधित जो टॉपिक है उस पर हमने आज चर्चा करी। एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न और कभी कभी आता है कि भारत में जो हिमालय पर्वत है उस पर हिमानी की हिम रेखा या स्नो लाइन जो है उसकी ऊंचाई क्या है। तो बच्चों हिमालय पर्वत पर स्नो लाइन जो है लगभग 5,500 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, यानी 5,500 मीटर जो है उसकी ऊंचाई पर पाई जाती है। और बच्चों हिमानी जो है वो अपने जो अपर्दनात्मक स्थल रूप है, वो अपर्दनात्मक स्थल रूप जो है वो अपघर्षण, सन्निघर्षण और हिमानी का जो बहाव है उस बहाव के कारण जब हिमानी जल में कन्वर्ट हो जाती है तो हिमानी जल से भी अपरदन होता है। तो ये ध्यान रखने वाली बात है कि हिमानी से संबंधित जो स्थलाकृतियाँ हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम हिमानी या ग्लेशियर से बनी हुई स्थलाकृतियों की बात करते हैं। जब ग्लेशियर्स पहाड़ी क्षेत्रों में
नदी घाटियों तक आ जाते हैं या पर्वतीय घाटियों तक आ जाते हैं तो पिघल जाते हैं, और उसके पिघलने से जो हिमानी अपने साथ मलबल आती है उसको निक्षेपित करती है, तो वो भी ग्लेशियर की जो टोपोग्राफीज़ है उसी में शामिल किया जाता है। तो उम्मीद है आज के टॉपिक से आपको परीक्षा से संबंधित सभी प्रश्न जो हैं वो क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, धन्यवाद।